हेलो गाइस, इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। इंग्लिश बोलने या लिखने की अगर हम बात करें तो उससे पहले इन कुछ टॉपिक्स को देखते हैं जिसको अगर हमें अच्छे से इनकी समझ है तो हमें इंग्लिश बोलने लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहला है वोकैब, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज। तो वोकैब यानी अपने कितने सारे वर्ड मीनिंग हमको याद हैं, जो हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हमारा होगा। दूसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेज। तो आप इसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। आज के इस वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन मिलेगा। बाकी उसके बाद डिटेल स्टडी के लिए जो जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनका इंडिविजुअली एक एक वीडियो डिटेल में मिलेगा। तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी किसी स्पीच यानी कथन या सेंटेंस के टुकड़े। तो हर एक सेंटेंस में कितने सारे वर्ड्स होते हैं, उनको अलग अलग हम किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से हम उनको लिखते हैं, उनका यूज क्या होता है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्दों के समूह का उपयोग किया जाता है। जब इन्हीं वर्ड्स को उनकी भूमिका के अनुरूप विभिन्न भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को व्याकरणीय नाम, ग्रामेटिकल नेम दिया जाता है, तब इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो देखते हैं इसे। एक सेंटेंस है यहाँ पर, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ जो वॉकिंग, ये सबसे पहला वर्ड है वॉकिंग। वॉक वैसे भी वॉक वर्ब होता है, और अगर इसमें हम आईएनजी लगा देते हैं तो कंटिन्यूस वर्ब बन जाती है। लेकिन वर्ब यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, ये यहाँ है सब्जेक्ट की जैसे वर्बियल नाउन है, इसको हम यहाँ नाउन कहेंगे। नाउन कैसे? ये जेरेंड है और ये वर्ब से बना हुआ नाउन है, इसलिए ये सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन ही होता है। इज यहाँ वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन है। तो देखें अब इसके अंदर कितने सारे वर्ड्स हमने 1 2 3 4 5 हो गए और इनके सबके अलग अलग नाम हैं, तब जाके एक सेंटेंस बना है। इसी तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे तो इसमें जो कितने सारे पार्ट्स होते हैं और सब क्या क्या इनका फंक्शन होता है। रोहित इज ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। रोहित फिर से नाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, एडजेक्टिव। अभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे बेसिकली 8 होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। आर्टिकल को कई बार इसमें काउंट किया जाता है, कई बार इसे नहीं भी किया जाता है। ये एक अलग टॉपिक है जो डिटर्मिनर्स में काउंट होता है, वो अलग से पढ़ा जाएगा। तो इसमें है फर्स्ट नंबर पे नाउन। नाउन देखते हैं नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। हाँ, जो नाउन क्या होता है कि किसी व्यक्ति, प्लेस, स्थान, वस्तु का या क्वालिटी का नाम जो होता है उसको हम नाउन कहते हैं। या हम सिंपली इसको कह सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो भी दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं जिनको नाम दिया जा सकता है उनको नाउन बोलते हैं। द रोज इज अ फ्लावर, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहाँ पर नाउन की बात करें इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं कि द जो आर्टिकल है, नहीं ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, नाउन है। तो नाउन यहाँ पर ये है। SMS हॉस्पिटल इन जयपुर, ये नाउन है, ये नाउन है। इस तरीके से हम नाउन देखते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन होते कितने प्रकार के हैं? वो होते हैं 2, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट यानी यथार्थवाचक संज्ञाएं, जिनको हम देख सकें, जिनको हम छू सकें, वो होती है वाचक संज्ञाएं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं भाववाचक, जिनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो इस प्रकार के होते हैं 2 नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन जो है वो कितने होते हैं? वो होते हैं 4। फर्स्ट, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है कॉमन, यानी सब एक जैसे ही, सारे, जिसमें
सारी प्रजाति का ही बोध हो, कोई पर्टिकुलर किसी के बारे में बात ना कर रहे हो। तो जैसे सिटी, शहर, शहर में हम किसी एक के बारे में बात करेंगे और उसको अगर नाम दे देंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा। यहाँ से देखो, अगर इसको हम जयपुर की बात करें तो ये प्रॉपर है क्योंकि इसका नाम है। बॉय यानी सारे बॉय, जितने भी बॉयज़ हैं वो। हम किसी एक बॉय की बात करें जिसका नाम है मोहन तो वो है प्रॉपर। गर्ल में अगर कोई नाम है मोनिका, डॉग टॉमी। तो कॉमन का मतलब सारे के सारे प्रजाति, जातिवाचक संज्ञा है ये। और उनमें से अगर हम किसी खास को नाम देके खास बना देंगे और उसकी बात करेंगे तो प्रॉपर। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञाएं, जिसमें सारे समूह की बात की जाती है। क्राउड, टीम, हर्ड, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन्स। क्राउड ऑफ पीपल यानी लोगों की भीड़। अ टीम ऑफ प्लेयर्स यानी एक खिलाड़ियों की टीम। हर्ड ऑफ कैटल यानी जानवरों का झुंड। कुछ नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब आती है इनके साथ, जो फूड, वर्क, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन etc। जैसे ऑल हिज लगेज इज लॉस्ट। ऑल, अब यहाँ ऑल तो आ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी देखो इज सिंगुलर वर्ब है क्योंकि यहाँ जो है कलेक्टिव नाउन लगेज है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। वर्क इज वर्शिप, नॉलेज इज पावर, ऑल माई फर्नीचर वॉज ओल्ड। ये ऐसे कुछ नाउन सिंगुलर दिखते हैं परंतु इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल वर्ब फॉर्म में ही होता है। ये नाउन का जो ये टॉपिक है कलेक्टिव नाउन वाला, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको पढ़ना होता है, तब हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। अब यहाँ पर है कि जो दिखते हैं एक जैसे सिंगुलर बट इनके साथ वर्ब प्लूरल आती है। पीपल, पुलिस, कैटल। देखिए कैटल आर ग्रेजिंग, जानवर चर रहे हैं खेत में। पीपल आर चेजिंग द थीव्स, सॉरी, पुलिस आर चेजिंग द थीव्स। पुलिस जो है वो चोरों का पीछा कर रही है। पीपल ऑफ राजस्थान आर हार्ड वर्किंग। इस तरीके से राजस्थान के जो लोग हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है। कलेक्टिव नाउन यूजुअली सिंगुलर, और जो कलेक्टिव नाउन तो यूजुअली सिंगुलर होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो एक ही ये कलेक्टिव नाउन है ज्यूरी, एक बार ये सिंगुलर हो सकता है, कई बार ये प्लूरल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि इनका सेंटेंस कैसा है। अनेबल टू एग्री ऑन द, अगर वो किसी बात पे सहमत नहीं है अगर, तो वो प्लूरल होंगे, और अगर वो सहमत हैं तो सिंगुलर होंगे। ऐसे मटेरियल नाउन जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, वुड, स्टोन, क्ले, वाटर, कॉटन। मटेरियल नाउन का मतलब जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती है वो होता है मटेरियल नाउन। अगला देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको देखा भी नहीं जा सकता और जिसको छू भी नहीं सकते, जिसमें फीलिंग आती है, फीलिंग, सिस्टम ऑफ थॉट, जिसमें विचार की बात भी हो सकती है, जैसे काइंडनेस, प्लेजर, खुशी। हमें दिखती नहीं है, आदमी, व्यक्ति दिखता है खुश होता हुआ, हंस भी सकता है, वो दिख सकता है, लेकिन वो हंसी नहीं देख सकते हम, वो खुशी देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हाव भाव देख के किसी व्यक्ति के हम महसूस कर सकते हैं। क्वालिटी, क्वालिटी जैसे ब्यूटी है, पेशेंस है, हार्डनेस है, ये सारी चीज़ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें स्टेट है, स्टेट यानी अवस्था, यानी चाइल्डहुड, नॉइज, यूथ। नॉइज को हम सुनते हैं, देख नहीं सकते लेकिन छू भी नहीं सकते। एक्शन, पनिशमेंट, अरेंजमेंट, ये सारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ये अपना हो गया नाउन। आगे देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, जो किसी नाउन की जगह यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। अ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। देखिए इन सेंटेंस से हमें पता चल जाएगा प्रोनाउन कैसे होते हैं। सुनीता लिव्स इन अ विलेज। शी गोज टू स्कूल विद हर फ्रेंड। दिस बुक इज हर, दैट इज हर बुक। टीचर्स लाइक हर,
अब यहाँ पर जो सुनीता है ये नाउन है और बाकी सारे जो यहाँ पर यूज हुए हैं उसकी जगह वो प्रोनाउन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस ये इनके अलग अलग प्रोनाउन, इन सारे प्रोनाउंस के नाम भी अलग अलग है कि ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इनकी डिटेल स्टडी हम प्रोनाउन की वीडियो में करेंगे। तो हम अभी ये देख रहे हैं कि किसी नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। अब ये जो सुनीता है ये गर्ल है, इसके लिए इसके इस तरीके के इसके साथ प्रोनाउन यूज हुए हैं। अब आगे देखते हैं सुनील। सुनील बॉय है यहाँ पर और ये नाउन है, नाउन है। सुनील लिव्स इन अ विलेज, ही गोज टू स्कूल with his friends, this book is his, that is his book, teachers like him very much। देखिए ये सारे के सारे हैं यहाँ पर प्रोनाउन। प्रोनाउन होते कितने हैं? ये होते हैं पूरे 10, जो हम आगे इन्हें देखेंगे। पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्पैथिक, इनका अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से क्या रोल होता है, इनके यूजेज किस तरीके से हैं वो हम देखेंगे। बस अभी ये पता कर रहे हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन होता है जो किसी नाउन की जगह यूज होता है, वह प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन के देखो इस तरीके से यूज होते हैं कि सब्जेक्ट बनने पर इस तरीके से ये होते हैं, आई से ही सब्जेक्ट बन के, ये नीचे एग्जाम्पल भी है इसके, आई से बनने वाला या वी, यू, ही से बनने वाले जो शुरू होने वाले सेंटेंस है उनमें प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। और अगर वो वर्ब के बाद में आता है तो ऑब्जेक्ट होता है। उसको हम फिर यहाँ आई नहीं लिखेंगे, उसको मी बना देंगे हम, तब ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर पजेसिव एडजेक्टिव जो हमने ऊपर भी देखा था वो होता है माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स। फिर पजेसिव प्रोनाउन जिसके बाद कोई नाउन नहीं आता है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव जो खुद के ऊपर ही जिसका असर हो जिस काम का, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे इसके अंदर है माई सेल्फ, आई डिड दिस माई सेल्फ, ये काम मैंने खुद किया, मतलब ये आई के लिए ही वापस लौट के आ रहा है ये, इसलिए ये माई सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये होता है प्रोनाउन। अब आगे देखते हैं वर्ब। वर्ब को हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब है क्रिया। किसी भी कोई भी एक्शन वर्ड जिसमें कुछ काम होने का एहसास हो जाए, हमारे दिमाग में ऐसा काम करने या हिलने डुलने इस तरीके की कोई इमेज बने, वह वर्ब होता है, यानी क्रिया। अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, या हम इसको सिंपल एक वर्ड में अगर बोलें एक लाइन में, एन एक्शन वर्ड इज अ वर्ब और स्टेट, वह वर्ब होता है। वर्ब मुख्य रूप से दो होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो पहले देखते हैं हम मेन वर्ब। मेन वर्ब भी फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये हम डिटेल वीडियो में देखेंगे कि इनके यूजेज क्या होते हैं। बस हमें भी ये देखना है कि मेन वर्ब्स होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। मेन वर्ब एक तो इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये कितने भी हो सकती है, दुनिया में जितने सारे काम होते हैं वो एक वर्ब के साथ होते हैं, तो वो ये असंख्य है, कोई काउंटिंग नहीं है। और इसमें ये होता है कि इसकी फॉर्म्स बनती है। जैसे पहले हमने नाउन देखा तो नाउन के साथ इनके नंबर होते हैं। नाउन में नंबर यानी सिंगुलर, प्लूरल। एक बॉय है तो वो बॉयज बन जाएगा, ये नंबर है। लेकिन जो इसके अंदर वर्ब्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 5 होती हैं जो। और जो नाउन है और जो वर्ब है इसमें एक ये जो बात लिखी हुई है इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, अपोजिट हो जाती है। किसी नाउन में अगर हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वही एस या ई एस अगर हम किसी वर्ब में लगा देते हैं तो वो सिंगुलर की जैसे यूज होती है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर, बॉयज प्ले, तो यहाँ ये प्लूरल है, ये वर्ब भी प्लूरल है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगी बॉय प्लेज, तो ये बॉय सिंगुलर है और यहाँ पर ये वर्ब भी सिंगुलर है। इस तरीके से ऐसा होता है। तो मेन वर्ब होती है असंख्य और जिसकी फॉर्म्स बनती है, और ये सिंगुलर इस तरीके से बनती है, प्लूरल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होती है। दूसरा आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो होती हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी जो हमेशा हम देखते आए हैं, हम बचपन से इनको पढ़ते आए हैं,
डू, बी, हैव। डू से बनने वाली होती है डू, डज जो प्रेजेंट में होती है, डिड पास्ट में होती है। बी से कई बार एग्ज़ाम में ये भी आता है कि किसी MCQs में आती है कि ब्रैकेट में बी आती है और आपको यहाँ पर कोई एक बी वर्ब भरनी होती है। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ आई अ टीचर, तो आपको ये बी का कुछ बना के नहीं लिखना पड़ेगा, आपको इनमें से कोई एक यहाँ रखना होगा। तो इनमें से इस वक्त प्रेजेंट में मेरे साथ आएगा आई के साथ एम, ये होता है बी से निकलती है 5 वर्ब्स। हैव के साथ हैज, हैव, हैड, ये 11 होती है जो टेंस इनसे बनते हैं और इनको टेंस में हम मोस्टली पढ़ते हैं। अगली है हेल्पिंग वर्ब में मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में ये होता है कि ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ये सभी सब्जेक्ट सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, कोई सा भी हो, उसमें एक जैसी यूज होती है। मॉडल ऑक्सिलरीज कुछ खास सेंटेंस में कुछ कंडीशन बताती है, कुछ स्थिति बताती है, वहाँ पर यूज होती है। मॉडल का हम अलग से एक वीडियो पढ़ेंगे। और ये होती है टोटल 13। ये मॉडल ऑक्सिलरीज है, ये इनके सारे के सारे प्रेजेंट फॉर्म है, यहाँ पर जो है कैन, और ये कुड इसका पास्ट फॉर्म है। तो ये होता है वर्ब्स। अगला है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में देखते हैं कि ये एक सेंटेंस में किस तरीके से काम करता है। तो ये कुछ सेंटेंसेज हैं वो देखते हैं। सीमा रन्स स्लोली, तो सीमा रन्स ये वर्ब है और स्लोली एडवर्ब है। तो अब जो एडवर्ब है इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है रन्स के बारे में, मतलब एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अगला है कोमल इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो इंटेलिजेंट हम जानते हैं कि एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वो कितनी इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट है। तो इस एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने का काम इस वर्ड वेरी ने किया, जो कि क्या है, एडवर्ब है। ये एडवर्ब है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं एडजेक्टिव को इसने मॉडिफाई किया। अब अगला है श्रावणी राइट्स वेरी केयरफुली। श्रावणी राइट्स यहाँ तो वर्ब है, लेकिन ये वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, अब ये एक और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि केयरफुली जो है ये अपने आप में एडवर्ब है और इसके बारे में एक्स्ट्रा बताया है वेरी ने। श्रावणी राइट्स, श्रावणी लिखती है केयरफुली, कितनी केयरफुली, बहुत केयरफुली, वेरी केयरफुली। तो इसके बारे में कुछ इसने एक्स्ट्रा बताया। दे लिव्ड एग्जैक्टली अंडर माई रूफ, दे लिव्ड ये वर्ब है, पर ये यहाँ इसको मॉडिफाई कर रहा है प्रेपोजिशन को। अंडर माई रूफ, दे लिव्ड वो रहते थे, एग्जैक्टली बिल्कुल ही मेरी छत के नीचे। तो ये यहाँ पर जो वर्ड है एग्जैक्टली ये है एडवर्ब और ये है प्रीपोजिशन। तो ये जो एडवर्ब है ये वाला इस अंडर को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर। ही कम्स ओनली व्हेन आई एम नॉट देयर। तो यहाँ पर देखिए फिर से ही कम्स वर्ब के बारे में नहीं बता रही है, ये एडवर्ब, ये जो है ओनली एडवर्ब है, और इसने बताया है व्हेन के बारे में जो कि कंजंक्शन है। तो ये सिर्फ वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करती है, जैसे इसका नाम है कि एडवर्ब, तो ये सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करती है, ये वर्ब को भी करती है, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को भी करते हैं। देखते हैं वो क्या क्या होता है इसका रोल। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, ये देखिए यहाँ पर इसने वर्ब को किया मॉडिफाई। एडवर्ब, यहाँ दूसरे में इसने एडवर्ब को ही किया, एडवर्ब को ही इसने मॉडिफाई किया। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को इसने, यहाँ इंटेलिजेंट है इसको इसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में। एंड समटाइम्स प्रपोजिशंस एंड कंजंक्शंस, प्रपोजिशन देखो इसके बारे में भी बताया इसने, और कंजंक्शन वैन के बारे में बताया। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड समटाइम्स प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शंस। इसका मतलब एडवर्ब वो वर्ड है जो वर्ब को, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी उनमें कुछ सुधार करता है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसे मॉडिफाई भी कह सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी कहते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब कितने प्रकार की होती है, तो ये मोस्टली 3 होती हैं, सिंपल, इंटरोगेटिव और रिलेटिव। अब एडवर्ब को और हम पढ़ने के लिए क्या क्या होता है कि इसका फॉर्मेशन, कि एडवर्ब बनता कैसे है। मोस्टली तो एल वाई से बनता है, लेकिन और भी कई सारे रूल्स हैं जिससे
एडवर्ब बनता है, वो हम आगे देखेंगे। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, पोजीशन का मतलब है कि वर्ब के पहले यूज होगी, होगी तो क्यों होगी, वर्ब के बाद में यूज होगी तो किस रूल के अकॉर्डिंग होगी। यूजेज ऑफ एडवर्ब, किसी सेंटेंस में अगर हम एक एडवर्ब को यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या ज़रूरत है कि हम एडवर्ब का यूज करें, ये हम आगे देखेंगे। अब आगे देखिए एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव यानी विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं। तो देखिए ये है भी लिखा हुआ यहाँ पर, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उसके बारे में उसका गुण, उसकी संख्या या उसकी मात्रा जो कुछ भी बताए, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। देखिए यहाँ पर अ गुड बॉय, यहाँ ये नाउन है, इसके बारे में बताया कि कैसा लड़का, अच्छा लड़का, गुड बॉय, तो ये एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर। राइस नाउन है यहाँ पर, तो राइस कितने, सम राइस। अब राइस क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ सम एडजेक्टिव आया है। थ्री गर्ल्स नाउन है, थ्री ये संख्या बता रहा है तो कि संख्यावाची विशेषण हो गया, ये कितनी लड़कियाँ, तीन लड़कियाँ। ब्रोकन चेयर, अब चेयर जो नाउन है बट यहाँ पर ये इसका वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है, ये हम आगे देखेंगे कि वर्ब से नाउन के एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं हम। अब आगे है कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, काइंड्स कितने, इसके 7 है मोस्टली। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर यानी जो प्रॉपर नाउन से बनता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। इंडियन, राजस्थान, राजस्थान से राजस्थानी बन गया, इंडिया से इंडियन बन गया। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुण, स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, कैसा स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा, तो मिल्क यहाँ पर नाउन है और अ लिटिल इसके बारे में बताया, कितना दूध, थोड़ा दूध। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर तो इसके अंदर जो संख्या बताते हैं नाउन के बारे में कि कितने, संख्या कि नाउन कितने हैं या कितनी है। टू बैग्स, द फर्स्ट मैन, तो यहाँ पर ये और जो फर्स्ट ये है एडजेक्टिव्स है। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस रूम इज़ बिगर दैन दैट, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव 4 ही होते हैं वैसे, दिस, दैट, these and those। डिस्ट्रीब्यूटिव, एवरी गर्ल नोज डांसिंग, तो ये जो एवरी वर्ड है ये एडजेक्टिव है यहाँ पर। अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, विच बुक इज दिस, अब यहाँ पर ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसी नाउन के तुरंत पहले आ रहा है यहाँ पर जो विच वर्ड है वो। तो लेकिन अगले सेंटेंस में ये जो है विच इज़ योर बुक, यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये यहाँ पर है प्रोनाउन। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये वर्ब के पहले आ रहे हैं। ये कहाँ पर यूज होने पर इनका क्या नाम हो जाता है, हम इसको डिटेल वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर एडजेक्टिव जो ये बने हुए हैं, ये गुड है, लिटिल है और टू है, दिस, दैट, एवरी, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसमें जो पढ़ने की चीज़ होती है वो मोस्टली ये होती है कि इसमें डिग्रीज को कैसे चेंज किया जाता है, बनाया कैसे जाता है, पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाए या सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाए, होती कैसी है। तो इसमें डिग्रीज इसमें 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव यानी जो ओरिजिनल जो चीज़ होती है वैसी की वैसी, जैसे टॉल, लंबा, राम इज़ टॉल। और जो कंपैरेटिव होती है इसमें तुलना हो जाती है, राम इज टॉलर देन श्याम, वो राम श्याम से बड़ा है, टॉलर, और ये है टॉल। और जो सुपरलेटिव वो सबसे अच्छा या सबसे बुरा या सबसे कम, सबसे ज़्यादा, ये सारी चीज़ें होती है सुपरलेटिव में। तो राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम सबसे लंबा लड़का है क्लास में। देखिए ये से कैसे, एक है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब इनको इंटरचेंज करते हैं कि पॉजिटिव अपने पास है तो हम इसको बनाने के जो कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, इसको हम सुपरलेटिव बनाएंगे कैसे, और अगर अपने पास सुपरलेटिव पहले से है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी पॉजिटिव डिग्री कैसी है और इसकी कंपैरेटिव क्या है, तो किसके पहले द लगता है, किसके पहले हम देन लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हमने देखा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी उपसर्ग।
प्रीपोजिशन प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दर्शाते हैं। तो ये संबंध जो बताते हैं, रिलेशन इनका, वो होता है नाउन से नाउन का या नाउन से प्रोनाउन का, कैसा भी बताया जा सकता है। देखिए, द पेन इज ऑन द टेबल, तो पेन नाउन है यहाँ पर, टेबल नाउन है यहाँ पर, और प्रीपोजिशन ऑन है। तो ये प्रीपोजिशन ऑन जो है ये बता रहा है कि इस नाउन का इस नाउन से क्या रिलेशन है। तो पेन टेबल के ऊपर है यहाँ पर, ये इसका संबंध बता रहा है यहाँ। अगला है ही इज अंडर द ट्री, यहाँ है जो ये प्रोनाउन है और ये ट्री है नाउन है। तो अब प्रीपोजिशन है यहाँ पर अंडर है, ये अंडर बता रहा है कि इस प्रीपोजिशन का इस प्रोनाउन का इस नाउन से क्या संबंध है। ये अंडर प्रीपोजिशन यह बताएगा कि ट्री के नीचे वह है। रीना इज इन द किचन, रीना किचन में है, रीना नाउन है, किचन नाउन है। रीना इज इन द किचन इन। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम किसी प्रीपोजिशन का यूज ना करें तो सेंटेंस कैसा बनता है। यहाँ ये प्रीपोजिशन के साथ है, ये देखिए इसमें प्रीपोजिशन है और यहाँ हमने प्रीपोजिशन हटा दिया है, तो इस सेंटेंस में क्या अंतर आ जाएगा। देखिए, रीना इज इन द किचन, रीना रसोई में है। अब अगर हमने यहाँ पर ये इन लगाया ही नहीं तो सेंटेंस देखिए कैसा बन जाता है, रीना इज द किचन, रीना खुद ही रसोई है। यहाँ ऊपर इनको भी देख सकते हैं, द पेन इज ऑन द टेबल। अगर हम यहाँ पर ऑन नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, द पेन इज द टेबल, पेन ही टेबल है। ही इज अंडर द ट्री, अंडर को हटा देंगे तो ये हो जाएगा, ही इज द ट्री, वह पेड़ है। तो इसलिए सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब प्रीपोजिशंस होते कौन कौन से कैसे हैं, देखिए ये है ऑन, अंडर, अबव, आफ्टर, अमंग, एट, ये सब प्रीपोजिशंस होते हैं। प्रीपोजिशंस जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है वह नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने वॉइस में पढ़ा था कि वॉइस के बाद आने वाला, वॉइस में वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वैसे ही प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो वह उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। आगे इसमें हमें पढ़ने के लिए होगा कि प्रीपोजिशन पोजीशन इनकी क्या होती है प्रीपोजिशन की, कि इनका किस जगह सेंटेंस में का यूज कहाँ होता है, और काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशंस कितने प्रकार के होते हैं जो हम आगे देखेंगे। अब है कंजंक्शंस, संयोजक। कंजंक्शंस यानी जो दो वर्ड्स को, क्लॉजेज को या फ्रेजेस को जोड़ते हैं उनको हम कंजंक्शंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर, आई नो दैट यू आर इंटेलिजेंट, जो दैट है यहाँ पर ये इस क्लॉज को और इसको यू आर इंटेलिजेंट दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर ये दैट जो है वो कंजंक्शन है। आई लाइक चॉकलेट एंड आइसक्रीम, अब ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, देखो यहाँ पर चॉकलेट एंड आइसक्रीम को, एंड कंजंक्शन इनको जोड़ने का काम कर रहा है। द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड, इन वाटर एंड ऑन लैंड ये दो फ्रेज हैं जिनको जोड़ने का काम एंड ने किया है। अगला सेंटेंस में, रोहन इज इंटेलिजेंट बट हिज सिस्टर इज़ नॉट इंटेलिजेंट। अब ये पूरे के पूरे दो सेंटेंस है, रोहन इज इंटेलिजेंट अगर हम उनको अलग अलग लिख देते हैं और बट का यूज नहीं करते हैं तो भी अपना ये पूरा सेंस देंगे, अर्थ निकलेगा इनका। रोहन इज इंटेलिजेंट, हिज सिस्टर इज नॉट इंटेलिजेंट, ये दोनों ही अपना पूर्ण अर्थ दे रहे हैं इसलिए सेंटेंस है। लेकिन इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये बट लगा के जोड़ सकते हैं। बट इसलिए कंजंक्शन लगाया क्योंकि ये इंटेलिजेंट है और वो इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ बट लगाया। अगर दोनों सेम होते तो एंड हो जाता, दोनों ही अगर इंटेलिजेंट होते हैं तो देखिए यहाँ पर इसने दो सेंटेंस को जोड़ा है यहाँ पर इस कंजंक्शन ने। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वर्ड्स किन्हीं वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं वह कंजंक्शंस कहलाते हैं। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। कंजंक्शन
दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन भी इसके अंतर्गत ही आते हैं, और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो डिपेंड होते हैं दूसरे पे। तो इसमें ये सेंटेंस है, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ पुअर है और ऑनेस्ट है, दो अपोजिट गुण वाली बातें हैं, लेकिन ये है एडजेक्टिव, किसी के बारे में गुण बता रहे हैं, इसलिए ये सेम। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो सेम रैंक के वर्ड्स को जोड़ते हैं। सेम रैंक होना ज़रूरी है, ये अब गुण जैसे पुअर है तो यहाँ भी पुअर होना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू एंड आई आर पुअर, अब यहाँ पर इस एडजेक्टिव को और इस एडजेक्टिव को जोड़ा था, यहाँ इस प्रोनाउन को और इस प्रोनाउन को जोड़ा है, यू एंड आई आर पुअर। तो ये है यहाँ पर कंजंक्शन। रीना एंड मीना आर प्लेइंग, ये नाउन है और ये नाउन है और इस एंड नेस को जोड़ा है। ये था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये अब कोरिलेटिव इसी के जैसा होता है, बट ये थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि ये पेयर में यूज होते हैं। आइदर यू, अब ये दो हैं यहाँ पर टुकड़े इसके, आइदर यू और योर फ्रेंड डन इट, या तो तुमने या तुम्हारे फ्रेंड ने इसे किया है। तो ये दो हैं जिसको हम एक ही बोलेंगे, इसको लिखने में आगे हम देखें कैसे लिखते हैं इसको। शी कैन नाइदर सिंग नॉर डांस, तो नाइदर सिंग, ना तो वो गा सकती ना ही डांस कर सकती, तो इन दो को यहाँ पर जोड़ने का काम किया है। अब यहाँ पर है जो आइदर यू और योर फ्रेंड, इन दो को जोड़ा गया है, तो ये है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये बेसिकली दोनों एक जैसे ही होते हैं, बट इनमें थोड़ा सा अंतर ये है कि ये पेयर में आते हैं। अगला है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई नो दैट गॉड इज़ एवरीवेयर। अब ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं इसमें दो क्लोजेज होते हैं, जो एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसके ऊपर दूसरा वाला क्लॉज डिपेंड होता है कि उसके बिना उसका अर्थ पूरा निकल नहीं सकता। अब यहाँ पर आई नो, मैं जानता हूँ, दैट गॉड इज़ एवरीवेयर, कि भगवान हर जगह, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आई कांट बाई द बुक, ये है कि मैं वह किताब नहीं खरीद सकता या खरीद सकती। सिंस आई हैव नो मनी, जब तक मेरे पास मनी नहीं है, जब तक, सॉरी नहीं, यहाँ पर है क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है। अब क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है, इतना ही अगर हम बोल के रुक जाएं तो इसका कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं। इसलिए इसे पूरा बोलने के लिए अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज को भी इसके साथ रखेंगे तो ही इसका अर्थ निकलेगा, और इनको जोड़ने का काम किया है सिंस ने। आई मेट एन ओल्ड मैन व्हेन आई वॉज वॉकिंग। तो अब मैं इसको अगर बोलूँ, डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर इसमें व्हेन आई वॉज वॉकिंग, जब मैं घूम रही थी, तो क्या आगे कुछ सुनने की ज़रूरत महसूस हो रही है? मतलब अगर हम इसको नहीं बोलेंगे तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। आई, तो जब मैं घूम रही थी तो मैं एक बूढ़े व्यक्ति से मिली, ये अपना पूरा हो गया सेंटेंस। अगला है, ये जो है ये सारे एंड, बट, और, नॉर, या टू, ये सब हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब इसमें देखिए, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो दूसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ये इस प्रकार यूज होते हैं, इस तरीके के दिखते हैं, जो एक वर्ड में नहीं होते, वो टुकड़ों में होते हैं, तो इसलिए ये है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये कैसे होते हैं? ये है एज, लॉन्ग एज, व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, ये सब होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो अब हमने ये पढ़ लिया है कंजंक्शंस। अगला और लास्ट है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक शब्द, यानी जो विस्मय में डाले, आश्चर्यजनक, या कह सकते हैं कि जो अचानक अपने मुंह से निकले, वो वाले वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। सडन फीलिंग इसलिए क्योंकि अगर हमें कोई दुख है या हमें अचानक खुशी हो रही है, या तो हम तुरंत उसका रिएक्शन देते हैं कि मान लो कोहली ने अगर सिक्सर मारा तो हम
वाओ तुरंत बोल देंगे, 2 मिनट इंतज़ार नहीं करेंगे। या कुछ आपको लग गई या आपको कुछ बुरा लगा तो हम आउच या इस तरीके के एक्सप्रेशन जो अचानक देंगे वो होते हैं इंटरजेक्शन। तो ये दिखने में से लिखते हैं, इनको लिखते इस तरीके से हैं। हुर्रा जो जॉय बताता है, खुशी। ओ अल्लाह ये होता है दुख, शोरों वाले। हा हा जिसमें खुशी होती है। ब्रावो जिसमें अप्रूवल, हम सामने वाले को अप्रूव कर देते हैं कि मानते हैं कि वाह उसने बढ़िया काम किया। हाय हेलो ये एड्रेस किसी को विश करते हैं, संबोधन करते हैं, जिसके अंदर ये और इसमें एक ये जो साइन है इसका इसके साथ होता है हमेशा। जिससे थोड़ा बड़ा होता है, इसमें डाउट होता है खुद पे या किसी पे भी, कि जिसमें हमें किसी बात पे श्योर नहीं हो या ऐसा हो, तब हम इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वाओ हमने मैच जीत लिया। अभी इससे अलग है बिल्कुल ये सेंटेंस, देखिए अलग है इसका अर्थ। वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया, लेकिन ये खुशी दर्शाने के लिए हमने इसमें जोड़ा है साथ में। अल्लाह ही इज़ डेड, ओ कितना बुरा हुआ, वह मर गया है। ओ दैट्स टेरिबल, ये तो बेकार है, अच्छा नहीं है। ब्रावो वाओ यू हैव किल्ड द बीस्ट, आपने राक्षस को मार दिया। हेलो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, हेलो आप यहाँ किस लिए आए हैं, किस कारण से आप यहाँ आए हैं। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ किसी और बात के बारे में। अब इन सारे सेंटेंसेस को हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि इनको अगर हम इन सेंटेंसेस से हटा दें तो जो अपने ओरिजिनल सेंटेंस है इन पे ग्रामेटिकली कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा है कि ये जैसे हमने प्रीपोजिशन देखा था कि प्रीपोजिशन हटाने पर पूरा सेंटेंस, एक छोटा सा वर्ड हटाने पर पूरा सेंटेंस का अर्थ ही बदल रहा था। यहाँ पर इनको हटाने पर सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कई बार डाउट ये भी होता है, ये कई बुक्स में ये भी लिखा होता है कि इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं माना जाता, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कथन के अर्थ में कोई बदलाव नहीं लाते, बट ये एक्सप्रेशन देते हैं, इसलिए इनको काउंट किया गया है। एन इंटरजेक्शन प्रॉपरली स्पीकिंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्पीच सिंस इट हैज़ नो, क्योंकि ये ग्रामेटिकल कनेक्शन विद एनी वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में इसका कनेक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देता, इसलिए ये कहा जा सकता है। तो ये अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू।